चेंज कर दिया ना। सर जी, इसमें कौन सा वाला है आईडी अपनी? जी बिल्कुल। ये खोल रही है, राज खोल रहे हैं ना? खोलो तो आप बदलो उसको वहां से। यहाँ से नहीं, नीचे नीचे से बेस्ट। बच्चों को हेलो बोल दो। हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार मुझे कंफर्मेशन दे देंगे स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल टू यू और नॉट? आवाज मेरी सुन पा रहे हैं या नहीं? चलिए स्टूडेंट्स, सो लेट्स बिगिन दिस सेशन। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एट होम। अच्छे से आप होंगे सभी। और पॉलिटी हम पढ़ रहे हैं, कल से हमने अपनी क्लास को स्टार्ट किया था। ऑडिबिलिटी क्लियर है, विजिबिलिटी कोई इशू नहीं है। चलिए लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। सो स्टूडेंट्स, कल हमने पॉलिटी पढ़ना शुरू किया था एंड यस्टरडे थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन सिलेबस के बारे में दिया था कि कौन कौन से हिस्सों को पॉलिटी के आपको पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन से टॉपिक्स हैं। और साथ ही यस्टरडे वी स्टार्टेड स्टडिंग पॉलिटी। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का वो पार्ट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट से संबंधित है, उसको हमने डिस्कस किया था। आज के हमारे टॉपिक में हम मेजरली डिस्कस करेंगे अबाउट द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कैसे हमारा संविधान बना, उसकी क्या प्रक्रिया थी, बड़ी बेसिक क्वेश्चंस है। एंड वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और अक्सर आपके फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। जैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम किसे कहेंगे, कौन से इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी फेडरलिज्म। ऐसे जो कॉन्सेप्ट्स है, बेसिक कॉन्सेप्ट है बट इंपॉर्टेंट है। क्यों भारत के संविधान को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो इन सभी टॉपिक्स को आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन नाउ स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को तो हमने पढ़ना ही है, लेकिन थोड़ा सा जहां हमने कल छोड़ा था वहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल बात करी थी कि भाई कैबिनेट मिशन प्लान के माध्यम से ये डिक्लेयर फाइनली किया गया कि भारत का एक संविधान बनाया जाएगा और उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, उसकी फॉर्मुलेशन के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एस्टैब्लिश की जाएगी। और उसके लिए भारत में प्रोविंशियल लेवल पर चुनाव कराए जाएंगे और जो आपकी प्रिंसली स्टेट्स हैं वहां से सदस्य नॉमिनेट होंगे। तो कल हमने बात करी थी 389 डिसाइड हुए थे, बट इसमें से आपके टोटल जो प्रोविंशियल सीट्स थी 296। इसमें से भी चीफ प्रोविंशियल कमीशन के जो स्टेट थे 4 थे, वो अलग थे। ठीक है जी। आईएनसी का रिप्रेजेंटेशन 208 था, मुस्लिम लीग का 73 और प्रिंसली स्टेट का 93 था। प्रिंसली स्टेट्स रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है। पहला जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मेकिंग का सेशन बैठा, वो बैठता है 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें 211 अटेंडी रहे, 211 सदस्य शामिल थे। 208 कांग्रेस के और 3 सदस्य अदर्स के। 73 मुस्लिम लीग के जो थे उन्होंने बाइकआउट कर दिया। सिंपल सा था, मेजॉरिटी उनको पता था हमारे पास है नहीं, तो अगर जो भी डिसीजन इसके तहत लिए जाएंगे वो हमारे हक में तो नहीं होने वाले हैं। और दूसरा है, प्रिंसली स्टेट्स ने भी इसमें अपनी सहभागिता नहीं दी थी। ऑलराइट। तो फाइनली द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन ऑन 9 दिसंबर 1946। ऑलराइट। पहला कब आइडिया दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, कल हमने पढ़ा था एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ये कहा कि भारत के लिए एक संविधान बनना चाहिए। ऑलराइट। चलिए,
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करें तो प्रेसिडेंट कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो एक फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए यूनानिमसली जो संवैधानिक सभा के चेयरमैन घोषित किए गए, एक सेकंड स्टूडेंट्स, चलिए हाँ। सो फर्स्ट मीटिंग स्टूडेंट हो गई 9 दिसंबर 1946 को शुरू, और प्रेसिडेंट जो हुए, पहले प्रेसिडेंट जो थे वो बनाए गए इलेक्शंस के थ्रू, जो बनाए गए वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट बनाया गया। ऑलराइट, ये याद रखिएगा, सवाल एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हु वाज द फर्स्ट इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसके अलावा दो वाइस प्रेसिडेंट जो थे, इनकी नियुक्ति करी गई थी, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी जो थे, इनको वाइस प्रेसिडेंट चूज किया गया। यहां से सवाल जो है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से पूछे जा सकते हैं। ऑलराइट, इसके पश्चात 4 दिन ही अभी सेशन के हुए थे, नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी, जिसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पर ही आधारित जो है हमारा देश का प्रेम्बल भी है। प्रेम्बल का जो आइडिया है वो यहीं से लिया गया है, और नेहरू जी एक्चुअली इंस्पायर्ड थे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, और उन्होंने कहा कि एक ऐसा प्रलेख हमारे समक्ष होना चाहिए जो हमारे संविधान के बारे में बताता हो। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विजन था नेहरू जी का, जिसमें उन्होंने डिफाइन किया फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या नेचर होना चाहिए हमारे देश का, सोर्सेस क्या होने चाहिए, ठीक है ना, अडॉप्शन डेट, ये जो हम फर्दर पढ़ते हैं प्रेम्बल में, ये सारी चीजें, ये सब एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में नेहरू जी द्वारा ही प्रपोज्ड थी। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि विजन उनका था कि ऐसा हम देश को बनाएंगे, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस एस्टैब्लिश किया जाएगा, भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक देश बनेगा, जहां पर सेक्युलरिज्म, भले ही मल्टी रिलीजियस नेशन है भारत, बट ऐसा नहीं होगा कि किसी एक धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है ना। तो सेक्युलरिज्म, ये सब जो वर्ड्स हम पढ़ते हैं आगे आने वाले टॉपिक में हम डिस्कस भी करेंगे। ऑलराइट, ये डिस्कस किए गए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। इसको फंडामेंटल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, या फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका है और नए प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं इंग्लैंड में, एटली, ठीक है ना। क्लेमेंट एटली जो थे, ये नए प्रधानमंत्री बनते हैं इंग्लैंड की, और उन्होंने एक घोषणा करी भारत के संदर्भ में, ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर्स इनटू द रिस्पॉन्सिबल हैंड। और ये डेट जो उन्होंने निर्धारित की वो थी 3 जून 1948, कि 3 जून 1948 को अंग्रेज भारत से चल जाएंगे और ट्रांसफर कर देंगे पावर्स का। इसी से संबंधित जो था माउंटबेटन प्लान एस्टैब्लिश किया गया, जिसने पार्टीशन की भारत में नींव को रखा। अब ये वो समय था जहां एक तरफ भारत के लिए संविधान बन रहा है, एट द सेम टाइम हम एक तरफ भारत इंडिपेंडेंट हो रहा है, और एक तरफ जो है पार्टीशन के दर्द से भी भारत जो है गुजर रहा है। ऑलराइट ना। तो भले ही भारत 47 में आजाद हुआ, बट कोई बहुत खुशी की बात भारत के लिए इस संदर्भ में नहीं थी, क्योंकि साथ ही साथ पार्टीशन भी हुआ। तो माउंटबेटन प्लान ने कहा कि दो नए राष्ट्रों का निर्माण होगा, एक होगा पाकिस्तान, दूसरा होगा भारत, और इसका आधार क्या है, कम्युनल है। कम्युनल मतलब धर्म के आधार पर ये स्टेट बना है पाकिस्तान। ऑलराइट, एक नया सेपरेट जो है स्टेट बनेगा कम्युनल बेसिस पे। सो ये जो है इंपॉर्टेंट क्लेमेंट एटली द्वारा घोषित की गई थी, और इसी के आधार पर माउंटबेटन प्लान के माध्यम से पार्टीशन होता है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग को संभालने के लिए मुख्य रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए थे। ऑलराइट, लेकिन यहां पे दो रोल आपको इंपॉर्टेंट समझना जरूरी है, और यहां से एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। कैसे? दो काम कंस्टिट्यूएंट असेंबली के थे।
पहला संविधान का निर्माण, दूसरा था लेजिस्लेटिव फंक्शंस। व्हाट डज दिस टर्म लेजिस्लेटिव फंक्शन मीन? देखिए, देश तो चलाना ही था ना, देश को तो आगे बढ़ाना ही था। जो भी कानून है देश के, जब तक संविधान नहीं बना है तब तक भी तो गवर्नमेंट चलेगी ही। तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी कौन परफॉर्म करेगा? अंग्रेज तो छोड़ गए हैं, ट्रांसफर कर गए हैं पावर्स को, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ही संभाला। डिफरेंस क्या है? जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन की बात होती थी, देन हु चेयर्ड द मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा कि जब संविधान सभा संविधान के निर्माण संबंधी निर्णय लेती थी तो उस समय अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब कभी भी कोई लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, कोई कानून देश को चलाने संबंधी बनाना होता था, उस समय जीवी मावलंकर, शायद ये नाम आपने सुना हो, जीवी मावलंकर जो थे वो चेयर करते थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को। व्हाट डज इट मीन? कंस्टिट्यूएंट असेंबली के दो चेयरमैन फंक्शन करते थे। हालांकि प्रेसिडेंट जो थे वो डिक्लेयर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही किए गए थे। और इन दोनों ही पर्सनालिटीज को बाद में बड़े इंपॉर्टेंट जो है मतलब आफ्टर द फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इंडेक्स में बात करें तो भारत के पहले राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए। और जीवी मावलंकर के संदर्भ में बात करूं तो 1952 में जो प्रथम फर्स्ट लोकसभा एस्टैब्लिश हुई, नियुक्त हुई, उसके पहले स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर। ये नाम याद रखिएगा, ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है। और जीवी मावलंकर ने लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो थे कंस्टिट्यूएंट असेंबली को, उनको भी टेक केयर किया। ऑलराइट, पूरा नाम इनका क्या है? गणेश वासुदेवन मावलंकर। ऑलराइट, नाउ द मेजर डिसीजन व्हाट द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हैज टेकन, पहला था अडॉप्टेड इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। ये डेट्स आपको सिंपली याद रखने पड़ेंगे कि जब तक संविधान लागू नहीं हुआ तब तक ये तीन महत्वपूर्ण निर्णय जो है कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने बड़े इंपॉर्टेंट लिए। adopted national flag on July 22 1947, adopted national anthem, ठीक है ना, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया एंड नेशनल सॉन्ग को 24 जनवरी 1950, मतलब 26 जनवरी 1950 को जब हमने संविधान लागू किया उससे ठीक 2 दिन पहले। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया गया वो ये था, इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 24 1950। ठीक है, ये निर्णय भी किसने ले लिया था? कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने। नाउ एक सवाल आपके मन में उठना चाहिए कि सर, जनरली लोकसभा के जब चुनाव होते हैं उसके पश्चात ही 5 सालों के लिए पैरेलली प्रेसिडेंट के भी इलेक्शंस होते हैं। ऑलराइट, भारत में जो मीडियम है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन का है, बट जो पहले चुनाव हुए थे ये 1952 से पहले ही कर दिए गए थे। और ये ड्यूटी भी किसने परफॉर्म करी थी? आपकी कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने। ऑलराइट, now how much time will it take to formulate the constitution of India? It will take 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय भारत के संविधान को बनने को लगा। 2 years 11 month and 18 days। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ईयर मंथ डेज। ऑलराइट, नाउ द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज नॉट दैट इजी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की कोशिश ये थी कि हम अपने देश के लिए बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। बहुत से एलिगेशंस भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स पर लगते रहे जिन पर हम बात करेंगे, बट the preference of our constitution maker was to go through with the entire constitution of the globe। पूरी दुनिया के तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस को बहुत थरली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने स्टडी किया और सबकी जो बहुत बहुत बेहतरीन फीचर्स थी उनको कंपाइल किया। ऑलराइट, बहुत मेहनत का ये काम था, बहुत टाइम टेकिंग था। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय इसमें लगा। और तकरीबन इसमें हम कह सकते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने 60 कंट्रीज को स्टडी किया था, 60 देशों के संविधानों को पढ़ा भाई। ऑलराइट, हालांकि
एरिस्टोटल के कंटेक्स्ट में ये कहा जाता है दैट ही अलोन स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने अपने समय के 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया था। खैर, हमसे एक भारत का संविधान पढ़ना बड़ा मुश्किल है। ठीक है जी, चले। तो 60 को, ये नंबर्स याद रखिएगा स्टूडेंट, 60 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। ऑलमोस्ट 60 लाख रुपीज जो थे, 60 to 64 लाख रुपीज वर स्पेंट इन द मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, और 60 देशों के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा। फाइनली और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स डिसाइडेड कि अब ये जो संविधान हमने बनाया है इसको हम दुनिया का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। हमने, हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सबसे बड़ा इंपैक्ट रहा, सबसे बड़ी छाप रही, वो देखने को मिलती है इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि देखिए हम बहुत लंबे समय तक एक ब्रिटिश रूल के तहत रहे थे, है ना। 1600 में ब्रिटिशर्स आए थे, और तकरीबन अगर आप रूल की भी बात करें तो प्लासी की युद्ध के पश्चात तो पॉलिटिकल पावर धीरे धीरे जो थी ब्रिटिशर्स के हाथों में जाना शुरू हो ही चुकी थी। तो एक लंबे समय से ब्रिटिश रूल के तहत शासन करने की वजह से बहुत सी फीचर्स हमने इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। अभी क्या फीचर्स ली क्या नहीं इसको आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, ड्रॉन फीचर्स हम पढ़ लेंगे, बट ये कुछ फैक्ट्स हैं विच यू नीड टू कीप इन माइंड। ऑलराइट, चलिए देखिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, और ज्यादातर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे उनमें लॉयर्स अधिक थे। तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या देखते हैं, एक लीगल टच ज्यादा देखते हैं, बारीकियां बहुत ज्यादा हैं। ठीक है जी। अब बात करेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी की, जो सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी मानी गई। बहुत सी कमेटीज थी स्टूडेंट, 8 मेजर कमेटीज थी। ऑलराइट, और ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण इसमें थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर BR अंबेडकर जी। 7 सदस्य इनकी एक टीम थी, जिसके माध्यम से इन्होंने देश के संविधान के निर्माण का एक खाका तैयार किया। ना, मैंने कहा ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी। देखिए, जब कभी आप प्रैक्टिस करते हैं, जब आप कोई फेयर वर्क करना चाहते हैं, उससे पहले आप एक रफ वर्क करते हैं, या ऐसा कह सकते हो अगर आप एक घर बना रहे हो तो उसका पहले आप एक नक्शा बनाओगे, डिजाइन बनाओगे, फिर उस डिजाइन को इंप्लीमेंट करोगे। ऑलराइट, इसका ये जो प्रोसेस होगा ये बड़ा लंबा होगा। तो सेम इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के जो एक्सपेरिमेंट्स थे कि ये हम फीचर लेंगे तो ये इसका इंपैक्ट होगा। जैसे कि आप कह सकते हो कि भारत ने क्यों अधिक्षात्मक शासन प्रणाली को अडॉप्ट नहीं किया, व्हाई इंडिया हैज नॉट अडॉप्टेड प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने ये स्टडी नहीं किया होगा, उन्होंने देखा कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली तो ये हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। गॉट इट। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट ड्राफ्ट की फॉर्म में ड्राफ्टिंग कमेटी में किए गए, या आप कह सकते हो रफ वर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डन इन द ड्राफ्टिंग कमेटी। और इसीलिए डॉक्टर BR अंबेडकर जी का रोल सबसे महत्वपूर्ण है, एंड दैट्स व्हाई ही इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, अदर देन दिस, स्टेट कमिटीज वाज एस्टैब्लिश्ड, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी। ये कुछ महत्वपूर्ण कमेटियां हैं जिनके बारे में आपको कम से कम जानकारी रहनी चाहिए, जो परीक्षा के संदर्भ में, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट, एक बार मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए, कोई डाउट, कोई सवाल आपके मन में है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड, एनी डाउट्स? अभी तक जो हमने पढ़ा, डिस्कस किया, अभी देखिए, अभी जो मेकिंग, मैंने कल भी आपको कहा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो पार्ट है जिसमें ऐतिहासिक टच रहेगा, हिस्टोरिकल टच रहेगा। एवरीथिंग क्लियर टू यू स्टूडेंट्स? सभी ने स्टूडेंट रिस्पॉन्ड जरूर करना है। देखिए, मेरे पास एक ही माध्यम है आपके साथ कम्युनिकेट करने का, बातचीत के माध्यम से, और हम पढ़ भी पॉलिटी रहे हैं, और हम है भी एक लोकतांत्रिक देश जिसमें आपकी सहभागिता, आपकी पार्टिसिपेशन जरूरी है। तो यस नो जरूर मेंशन करें। आई एम नॉट टेलिंग यू टू राइट इन अ पैराग्राफ, अब यस नो करके मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये कुछ कमेटीज हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, एक एक करके इनको उठाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ड्राफ्टिंग कमेटी की। ड्राफ्टिंग कमेटी जो मैंने आपको अभी
थोड़ा सा इसके बारे में एलैबोरेटली बता ही दिया है। चेयर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। क्या सिग्निफिकेंस इसकी है, डिस्कस कर ली हमने। सेकंड है यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूंट कमेटी। इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑलराइट, याद रखिएगा, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड स्टेट्स कमेटी। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में कह दिया, लेकिन इसके अफेयर्स जो हैं सेंटर और स्टेट्स के, ये कौन देखेगा, किसकी अध्यक्षता में होंगे उस समय? ये किसकी अध्यक्षता में हो रहे थे भाई? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑलराइट, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सिंपल मतलब है अफेयर जो भी सेंटर गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे उससे उसकी देखरेख, और स्टेट्स कमेटी जो है वो जितनी भी प्रोविंसेस हैं उसकी देखरेख। चलिए बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। ये बेसिक पॉइंट्स ही हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दी बिस्मार्क ऑफ इंडिया। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बिस्मार्क? बिस्मार्क का नाम सुना है? मैंने बिस्मार्क से कंपेयर किया, और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअल में बिस्मार्क जो थे वो उनका संबंध जर्मनी से था, मिलिट्री जर्नल थे, और जिन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया था, हु यूनिफाइड जर्मनी एक्चुअली। सो द सेम थिंग हैज बीन डन बाय सरदार पटेल जी व्हेन इट कम्स टू इंडिया। भारत के संदर्भ में बिस्मार्क का काम किसने किया? पटेल जी ने किया, यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ऑलराइट, अब जरा बात करते हैं इनके कौन कौन सी इनको कमेटीज दी गई थी। तो सरदार पटेल चेयरमैन थे प्रोविंशियल प्रोविजनल जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन कमेटीज थी, और एडवाइजरी जो कमेटीज थी, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, भारत के नागरिकों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, तो ये एक ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाना चाहिए था ये काम जो इस जिम्मेदारी, इस रोल को अच्छे से निभा पाए। ऑलराइट, चलिए अब ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फरवरी 1948 को, देन ड्राफ्टिंग कमेटी प्रिपेयर्ड द सेकेंड ड्राफ्ट ऑन अक्टूबर 1948। उसके पश्चात डॉक्टर बी आर अंबेडकर इंट्रोड्यूस फाइनल ड्राफ्ट 4 नवंबर 1948 को, फाइनल ड्राफ्ट बना के प्रस्तुत किया गया। अब इसको ऐसे समझिए कि पहले एक रफ वर्क किया, उसके पश्चात उसमें फिर चेंजेस किए, एक रफ वर्क और किया, और फाइनल जो था एक कॉन्स्टिट्यूशन का खाका तैयार करके 4 नवंबर 1948 को प्रेजेंट कर दिया गया इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑलराइट, और यहां पर रोल जो था इन सभी पर्सनालिटीज का रहा अपनी अपनी कमेटी से संबंधित। तो ये हमने बात कर ली जितनी भी इंपॉर्टेंट कमेटीज हैं उनके संदर्भ में। अब एक सवाल, फाइनली हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू भी हो गया। अडॉप्शन डेट क्या है स्टूडेंट्स? 26 नवंबर 1949। इस दिन हर वर्ष हम क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। दिस इज द रीजन। नाउ सेकंड इज जनवरी 26 1950। नाउ जनवरी 26 ही डेट क्यों ली हमने? कोई कमेंट बॉक्स में मुझे बताए स्टूडेंट्स, अगर किसी को आइडिया हो क्यों हमने 26 जनवरी के ही दिन को चुना अपने संविधान को लागू करने के लिए। यस, एनीबडी एल्स? किसी को कोई आइडिया हो जरूर बताएं स्टूडेंट्स। हाँ, वेरी गुड। लाहौर सेशन 1929 में हुआ था, डोंट नो, कोई बात नहीं। पूर्ण स्वराज, देखिए 1930, 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था। इन ऑर्डर टू कमेमोरेट दैट इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि बाद में हम इस दिन अपना संविधान, अपना इंडिपेंडेंस डे तो नहीं मना सकते हैं क्योंकि आजादी 15 अगस्त को मिली, बट इस इंपॉर्टेंट डेट को भारत याद रखना चाहता था, 26 जनवरी, एंड दैट्स व्हाई इंडिया डिसाइडेड, भारत ने ये डिसाइड किया कि इस दिन हम अपने संविधान को लागू करेंगे, और हर वर्ष इस दिन हम अपने रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करते हैं। ऑलराइट, चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। जैसे एक सवाल ये भी उठता है कि जब ये संविधान हमारा बन रहा था, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चल रही थी, एक सेकेंड,
हाँ जी, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जब चल रहा था तो बहुत से ऐसे लोग, बहुत सी कंट्रीज सवाल भी उठा रही थी। कोई ये कह रहा था कि भाई इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी है रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज नहीं है। ज्यादातर क्योंकि मेजॉरिटी में कौन है, हिंदूज हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सेक्युलर कंट्री, मतलब भारत एक सेक्युलर कंट्री कैसे बना सकता है, ये तो हिंदुओं का देश है। इसके अलावा अगर हम पार्टी के कंटेक्स्ट में बात करें तो सिंगल पार्टी इन्फ्लुएंस तो था ही, कांग्रेस वॉज इन मेजॉरिटी, सो मुस्लिम लीग, नेशन लाइक पाकिस्तान, ये सब एक तरीके से सवाल यहां पर उठा रहे थे। ये कह रहे थे कि भाई भारत जो है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ये बना रहे हैं, ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं बना रही है, इसमें एक कम्युनिटी का, एक पॉलिटिकल पार्टी का ही छाप हमें दिख रही है। इसके अलावा ये भी कहा गया दैट इट इज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स, जबकि अगर देश का के लिए कानून बनना है तो हर वर्ग से लोग होने चाहिए थे और इक्वली होने चाहिए थे। क्यों लॉयर्स को ज्यादा रखा गया? देखिए, जब भी कोई काम होता है ना तो उसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे ये इसी फॉर्म में थे। कुछ ने कहा कि एक सॉवरेन बॉडी नहीं है ना, या इस संविधान को बनाने को इतना समय क्यों लग रहा है, व्हाई सो मच टाइम हैज बीन टेकन टू फॉर्मुलेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जिसका जवाब खैर अंत में मिल ही गया, क्योंकि इंग्लैंड का, सॉरी, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन बनने में इतना समय नहीं लगा। बाकी देशों के भी संविधान बने हैं बट दैट मच टाइम हैज नॉट बीन टेकन। बट जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए। वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हम जरूर कह सकते हैं कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑलराइट, इतनी विविधता, इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है भारत में कि हर एस्पेक्ट को ध्यान में रखना जरूरी है। आज भी कई बार उठता है ना ये सवाल कि क्यों आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं होता भारत में। भाई कैसे हो सकता है, इतनी विविधता है, ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, उनको अलग से लॉज चाहिए, ठीक है, डिफरेंट रिलीजन्स हैं, दे नीड सेपरेट लॉज। तो सभी के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना भी एक सेक्युलर कंट्री की जिम्मेदारी है। ऑलराइट, तो चैलेंजेस इस संदर्भ में है। चल, ये तो हमने बात कर ली। इसके पश्चात दो फैक्ट आपको और याद रखने हैं, फैक्ट हैं बेसिक। प्रेम बिहारी रायज़दा कैलीग्राफी। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है ओरिजिनल, वो हैंड रिटन है, मतलब वो टाइप्ड नहीं है। आज आप जो स्क्रिप्ट पढ़ते हो कॉन्स्टिट्यूशन की वो टाइप्ड पढ़ते हो, लेकिन जो ओरिजिनल कॉपी कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मुलेट की गई दैट वाज हैंड रिटन। ऑलराइट, और बाद में कैलीग्राफर जो थे जिन्होंने इसको लिखा, अंग्रेजी में प्रेम बिहारी रायज़दा कैलीग्राफर थे इंग्लिश के, वसंत किशन वैद्य हिंदी कैलीग्राफर थे। तो एग्जाम में यहां से भी सवाल पूछे जा सकते हैं और ऐसे सवाल पूछे जाने की संभावना है। ऑलराइट, तो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आपको ये सारा जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है समझ आ गया हो। अगर कोई डाउट है, कोई सवाल है आपके मन में तो पूछ सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट हमारा जो ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का पार्ट है ये खत्म होता है। मतलब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो टॉपिक हमारा था वो कंप्लीट होता है। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड स्टूडेंट यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अभी पूछिए आप, नहीं तो हम शुरू करेंगे फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, या अब हम जो कंसेप्चुअल पार्ट है, फैक्चुअल पार्ट तो पढ़ लिया, कंसेप्चुअल पार्ट पढ़ना भी जरूरी है भारत के संविधान के बारे में। हाँ जी स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड रिलेटेड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? यस, एनीबडी एल्स? कोई सवाल नहीं है? अगर सवाल नहीं है तो यस नो जरूर मेंशन करिए। अभी मैंने कहा ना, आपकी सहभागिता जरूरी है। राजनीति विज्ञान की क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास डिस्कस कर रहे हैं भाई, एटलीस्ट इसमें तो पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड। नो, चले, लेट्स बिगिन नाउ, फर्दर पढ़ते हैं। से क्लास कब तक है डोंट हैव द चेंज, मैं समझ नहीं पाया गौरव जी। सर क्लास कब तक है डोंट हैव दी चेंज, मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं टाइमिंग्स के कंटेक्स्ट में, तो 6 बजे तक आपकी क्लास रहेगी। हो सकता है 4-5 मिनट आगे पीछे हो जाए, 6 बजे तक बेसिकली हमारी क्लास है।
ऑलराइट, चले. So now let's begin studying the features of the constitution, but before that हम basic concept पे बात करेंगे. Basic concept कौन सा? पहला है state. ये state क्या होता है? सेकंड है गवर्नमेंट. ये गवर्नमेंट क्या होती है? और थर्ड है आपका कॉन्स्टिट्यूशन. ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? When we are studying the subject polity, सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है राज्य, स्टेट. स्टेट किस लिए है? स्टेट होता है सिटीजन्स के लिए. नाउ ये भी डिसाइड करता है एक स्टेट के नेचर को. अगर लोग राज्य के लिए हैं, इफ द पीपल आर फॉर स्टेट, देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो सकती. लेकिन अगर स्टेट सिटीजन्स के लिए है तो लोकतांत्रिक सरकार होगी. अब थोड़ी सी पेचीदी ये स्टेटमेंट है, इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा कि मान के चलिए अगर स्टेट जो है इसका ऑब्जेक्टिव है थ्रू वेलफेयर पॉलिसीज द अपलिफ्टमेंट ऑफ सिटीजन्स. अपलिफ्टमेंट ऑफ सिटीजन्स. राज्य जो पॉलिसीज बना रहा है, काम कर रहा है, वो जनता के लिए कर रहा है. ये प्रतीक है लोकतंत्र का. ठीक है जी. अगर उल्टा हो रहा है, मान के चलिए सिटीजन्स हैं और सिटीजन्स एक टूल की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, एक साधन, एक मीन की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि एक स्टेट प्रोग्रेसिव हो पाए, जैसा कि होता है डिक्टेटरशिप में. ठीक है ना? टोटलिटोरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अथॉरिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो ऐसे में क्या होगा? लोगों का विकास तो नहीं होगा, राज्य विकसित हो सकता है. तो ऐसे देश को हम क्या कहेंगे? डेमोक्रेटिक नहीं कहेंगे. इंडिया की बात करें, हमने प्रोग्रेसिव अप्रोच फॉलो करते हुए कहा कि राज्य ऐसी पॉलिसीज बनाए ताकि भारत के नागरिकों का विकास हो सके. एंड दैट्स व्हाई इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन. तो लोकतंत्र भी, आई होप बेसिक समझ आपको आया होगा. क्या लक्ष्य है लोकतंत्र में? एक राज्य का. अब स्टेट ये वेलफेयर ऑफ सिटीजन करेगा कैसे? वो करेगा गवर्नमेंट के माध्यम से. ठीक है ना? स्टेट क्या है? सिंपल वर्ड्स में, स्टेट इज एक्चुअली अ पीस ऑफ लैंड विच हैव अ लिमिटेड, कह सकते हैं लिमिटेड टेरिटरी उसकी है, विच हैव इट्स ऑन गवर्नमेंट. वो सॉवरन हो, किसी के बाहरी शक्ति के अधीन नहीं होना चाहिए, अंडर नहीं होना चाहिए. ठीक है ना? और जिसकी एक निश्चित जनसंख्या, एक पॉपुलेशन होती है, उसे हम राज्य कह देते हैं. बट उसके पॉलिटिकल सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए किसकी सहायता लगेगी? गवर्नमेंट की. ठीक है ना? क्योंकि हम इतने अच्छे तो है नहीं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पर ही हम सारे नियमों का पालन करें. एग्जाम्पल के तौर पर ट्रैफिक लॉस का एग्जाम्पल ले लीजिए. अगर यहाँ पे रूल रेगुलेशंस ना हो तो डू यू बिलीव दैट ह्यूमंस आर सो गुड बाय नेचर, वो इसको अपने आप ही मान लेंगे? मानना तो हमें अपने आप ही चाहिए, है ना? कानूनों का पालन इसलिए नहीं करना चाहिए कि उससे संबंधित दंड निहित हैं, पनिशमेंट्स आर देयर. आपको कानून का पालन इसलिए करना चाहिए क्योंकि वो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के मेंटेनेंस में या आपकी ही भलाई के लिए तो है कानून सारे. ऑलराइट, गॉट इट. तो इस संदर्भ में अगर मैं बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से. अब गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट इज सच अ मशीनरी बाय विच स्टेट रेगुलेट द फंक्शंस ऑफ द, या रेगुलेट इट्स फंक्शंस, ऐसे कह देंगे कि सरकार एक ऐसी सहायक मशीनरी है जिसके माध्यम से देश का, राज्य का प्रशासन, शासन चलाया जाता है. किसकी अपलिफ्टमेंट के लिए? सिटीजन्स के लिए. कहां पर? डेमोक्रेसी में. अब गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट भी हो गई, लेकिन गवर्नमेंट ये करेगी कैसे? सो नाउ गवर्नमेंट नीड टू फॉलो सम सेट ऑफ रूल्स. Government what need to do? To follow some set of rules, and these set of rules can be called constitution. संविधान की क्या डेफिनेशन हुई फिर? संविधान एक ऐसा कानूनी प्रलेख है जिसके माध्यम से देश का शासन या प्रशासन चलाया जाता है. ऑलराइट, तो देखिए चीजें कैसी जुड़ी हुई हैं. हम रह रहे हैं राज्य में, राज्य अच्छे से काम करेगा तो हमारा वेलफेयर होगा, है ना? एजुकेशन पॉलिसी सरकार, हेल्थ पॉलिसीज लागू करती है सरकार फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल. और क्यों किया जा रहा है? ताकि एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट का फॉर्मुलेशन हो सके.
चाहे आप एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं राइट टू एजुकेशन, 6 से 14 साल के बच्चे को क्या दे दिया गया, राइट, फ्री लीगल एड का प्रोविजन है, डिफरेंट हेल्थ इनिशिएटिव्स के द्वारा सरकार हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्या है, वेलफेयर पॉलिसीज, सोशल जस्टिस, सोशल सिक्योरिटी से संबंधित बहुत से इनिशिएटिव सरकार के हैं। पॉइंट इज क्लियर। लेकिन सरकार ऐसे ही कुछ काम कर रही है, राज्य को चलाती है सरकार, और सरकार चलाती है कुछ नियमों के आधार पे राज्य को, और वो नियम ही क्या कहलाते हैं, संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, अब इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, अब स्टूडेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने स्टडी कर ही लिया है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था स्टूडेंट हमारा, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड, व्हेन अ कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मुलेटेड, तो उस समय भारत में जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कितने थे, 395। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर 395। अगर मैं बात करूं कितने पार्ट्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 22 पार्ट्स थे, और शेड्यूल की बात करूं, तो 8 शेड्यूल हमारे उस समय थे। ऑलराइट, एट द टाइम ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कंपेयर आज की स्थिति से अगर हम करें, तो टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर 470, 470 हमारे क्या है अब आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। बहुत से सोर्सेज में आप अलग अलग इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, कहीं आप 448 पढ़ते हो, कहीं 465 पढ़ते हो, ठीक है। तो अब धीरे धीरे ये नंबर बढ़ चुका है, 465 भी नहीं है, 470 अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। पार्ट्स की बात करें भाई, 25 पार्ट्स हैं, और शेड्यूल की बात करें तो अब आज की स्थिति में 12 शेड्यूल्स हैं। 12 schedules are mentioned in our constitution. All right, this basic information you need to keep in mind. Now, one other important fact what I would like to discuss with you here, आज भी हमारे संविधान में जो रिटर्न आर्टिकल्स हैं वो 395 ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अलग से 396 या 97 आर्टिकल नहीं है। लेकिन हमारे संविधान में बहुत से सब सेक्शंस हैं, ठीक है ना, जैसे आर्टिकल 300A, आर्टिकल 243 जी, एच, जे, अपने आप में ये सभी क्या हैं, आर्टिकल्स हैं। इनको भी काउंट कर लें तो टोटल नंबर भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स का होता है 470। ऑलराइट, तो यहां से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए जी, आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं टॉपिक। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स फीचर जो हैं हमारे संविधान की, उसके बारे में। जो भी फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की उनको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट फीचर जो है, वन सेकेंड, जस्ट गिव मी ए सेकेंड। हाँ, स्लाइड आपकी ओपन हो चुकी है। चलिए,
अब हम बात करने वाले हैं जितने भी मेजर फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो पहला हम बात करेंगे भाई, इट इज कॉल्ड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन? क्यों भारत के संविधान को सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया? अभी नंबर से आपको अंदाजा मिल गया होगा। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बड़ी बारीकी से फॉर्मुलेट किया गया, और जैसा मैंने कहा, आज हमारे संविधान में 470 आर्टिकल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और 25 भागों में इसको बांटा हुआ है। ये तीनों ही नंबर याद रखिए। इट शोज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट वन। और इतना जो नंबर है, ये जो नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है ना, ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का दुनिया में नहीं है। अगर मैं कंपेयर करूं भारतीय संविधान को यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, सो यू कैन फाइंड बहुत ही कम नंबर है। 7 आर्टिकल है उनके संविधान में। ऑलराइट, 7 आर्टिकल में पूरे यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया गया है। सो इट शोज दैट कि भारत का संविधान सबसे लेंथीएस्ट है। यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें या हम इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, सो इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा ही नहीं गया है। इट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ठीक है जी। तो लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट्स अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो दोनों की ही फीचर्स हमें यहां देखने को मिल रही हैं। देखिए, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को दुनिया का सबसे कठोर संविधान कहा गया है। उदाहरण के तौर पे हम कह सकते हैं, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवानी है यूएसए में, तो वो ना के बराबर संभव है। वहां के 50 राज्यों का अप्रूवल चाहिए होता है। अगर वहां के सभी स्टेट्स अप्रूव करेंगे तो ही कोई संवैधानिक परिवर्तन होता है। आज तक 26 या आई थिंक 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यूएसए में हुई हैं। दूसरी तरफ अगर मैं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल दूं, तो कनाडा और इंग्लैंड से एग्जांपल आप ले सकते हैं। इंग्लैंड का तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही नहीं है, तो वहां भी अगर कोई चेंज लाना हो कॉन्स्टिट्यूशन बेस पे, पूरे देश से संबंधित, आसानी से लाया जा सकता है। कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत फ्लेक्सिबल है, वहां पर भी संवैधानिक परिवर्तन बड़ी आसानी से हो सकता है। अब देखिए, जरा इसको समझिए इंडिया के कंटेक्स्ट में। बीजेपी पार्टी है, कोई संवैधानिक परिवर्तन कर रही है, अगले 5 साल के बाद कांग्रेस पार्टी आएगी, वो उसको बदल देगी। अगर तो संविधान हमारा बहुत ज्यादा लचीला या फ्लेक्सिबल हुआ, ठीक है ना, और ये भी बड़ा जरूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होते रहें, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर चेंजेस नहीं होंगे तो भी ग्रोथ जो है कंट्री की रुक जाएगी। कारण इसका सबसे बड़ा ये देखिए, लॉज बदलते रहने चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1950 में जो कानून बने थे, शायद उनका आज रेलेवेंस कम हो गया हो। जो चेंजिंग ट्रेंड्स समाज के होते हैं, उसके हिसाब से कानून बदलने चाहिए, और हमने इन दोनों बातों को ध्यान में रखा अपने संविधान में। वी फॉलो द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमने अपने संविधान को इतना लचीला नहीं रखा कि कोई भी आए और संविधान में चेंज करके चला जाए, और ना ही इतना कठोर बना दिया कि भाई ऐसा कल को ना हो कि हमें चेंज लाना है और हम ला ही ना पाए। तो वी फॉलो अ मिडिल पाथ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ज्यादातर आप मिडिल पाथ ही देखेंगे। ठीक है। अमेंडमेंट के कंटेक्स्ट में सवाल पूछा है गौरव ने, तो अभी स्टूडेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं 2021 तक। लास्ट अमेंड अगस्त आई थिंक 2021 में हुई थी। 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं। इस टॉपिक को हालांकि हम अलग से पढ़ेंगे। ऑलराइट, सो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी वी हैव अडॉप्टेड, और भारत में इतना सरल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में परिवर्तन लाना। आर्टिकल 368 के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है। इसका क्या प्रोसीजर है, उसको इन डिटेल हम इसी टॉपिक में पढ़ेंगे। एंड डिस्कस द रीसेंट अमेंडमेंट एंड फॉर व्हाट कॉज द अमेंडमेंट बी डन। देखिए, जो आप सवाल पूछ रहे हैं गौरव जी, इसको ना अमेंडमेंट वाले टॉपिक में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ इन फीचर्स को पढ़ रहे हैं और फीचर्स के मीनिंग को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, दैट्स इट। इनसे संबंधित जो भी टॉपिक्स हैं उनको इन डिटेल हम अभी पढ़ेंगे एक एक करके। मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा कि आज ही मैं एक टॉपिक को सारा पढ़ा दूं, है ना। और फंडामेंटल राइट देखिए, एक दिन पूरा एक लेक्चर लग जाएगा आपका फंडामेंटल राइट को कवर करते करते। नेक्स्ट फीचर है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस। फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, व्हाट डज इट मीन?
It simply means quasi-federalism. Quasi-federalism. Now, what does this term quasi-federalism mean? पहले तो ये किसने कॉइन की थी, किसने ये दिया था? ये एग्जाम में पूछा जाता है। केसी वेरे। केसी वेरे एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये टर्म क्वासी फेडरलिज्म कॉइंड की थी। इसका मतलब होता है अर्ध संघात्मक। देखिए, जहां भी फेडरल सिस्टम अडॉप्ट होता है, फेडरल सिस्टम में क्या होता है, जहां भी कहीं प्योर फेडरलिज्म होगा, वहां सेंटर और स्टेट्स के बीच इक्वली डिवीजन ऑफ पावर कर दिया जाएगा। ठीक है ना? मतलब सेंटर इंटरफेयर नहीं करेगा स्टेट अफेयर्स में, और स्टेट अफेयर नहीं करेंगे, इंटरफेयर करेंगे सेंटर के अफेयर्स में। ऑलराइट, यहां इसे कहते हैं प्योर फेडरलिज्म। और इसके सबसे सुंदर उदाहरण हम कह सकते हैं यूएसए ज्यादा क्लोज है फेडरलिज्म के, और सबसे सुंदर उदाहरण है स्विट्जरलैंड का। स्विट्जरलैंड में भी फेडरलिज्म को फॉलो किया जाता है, प्योर फेडरलिज्म को। ठीक है, हालांकि प्योर वर्ड अब कह देना सही नहीं होगा, वहां भी काफी परिवर्तन आ चुके हैं, क्योंकि समाज समान रूप से एक समान नहीं रहता, हर समय बदलता रहता है। गॉट इट? तो भारत ने क्या किया, हमने भी एक ब्लेंड को फॉलो किया। हमने यूनिटरी फीचर्स और फेडरलिज्म की फीचर्स को, दोनों को फॉलो किया। यूनिटरी फीचर्स का मतलब यह है कि पूरे देश में सिर्फ सेंटर के पास सारी शक्तियां दे दी जाएं, और फेडरलिज्म का मतलब है कि शक्तियों का विभाजन कर दिया जाए राज्य और केंद्र के बीच में। हमने मिडिल पाथ फॉलो किया। हमने डिवीजन ऑफ पावर तो किया, बट बी कीप और सेंटर मोर स्ट्रॉन्ग, एंड राज्यों को थोड़ी कम शक्तियां दी। ठीक है, अनूप कह रहे हैं दिस कोर्स ओनली इन इंग्लिश मीडियम। यस, ज्यादातर जो आपको हम टेक्स्ट यहाँ पे दिखेगा वो अंग्रेजी में ही दिखेगा। हालांकि पढ़ाते वक्त मैं हिंदी अंग्रेजी दोनों का यूज करूंगा। नोट्स जो आपको मिलेंगे स्टूडेंट, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे। ठीक है जी। बट हाँ, क्लास में पढ़ाते वक्त जो है, मैं अंग्रेजी भाषा जो राइटिंग है यहाँ पे वो इंग्लिश में ही लिखी मिलेगी आपको। हालांकि उसका मैं हिंदी में पैरेलली समझाता चलूंगा, लेकिन जो नोट्स मिलेंगे वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल जाएंगे आपको। हिंदी मीडियम वालों को हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में। गॉट इट? तो आई होप ये फेडरल सिस्टम भी आपको समझ आ गया हो। यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट इसी का एक सुंदर उदाहरण है, जो भारतीय संविधान में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नाउ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लेना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, so there are three features which you need to keep in mind related to the parliamentary form of government. तीन चीजें पार्लियामेंट्री फॉर्म को बहुत अच्छे से डिफाइन करती हैं। जहां कहीं भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, वहां का जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो नॉमिनल होगा। नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, क्लोज रिलेशन विद बिटवीन, क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। एंड थर्ड इस पे है मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल, या एग्जीक्यूटिव जो है वो हमेशा लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल होगी। ऐसा लिख सकते हैं साधारण भाषा में, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स एमपीज। मिनिस्टर जो हैं वो जवाबदेह होंगे किसके लिए?
एमपीस के लिए। ये 3 चीजें याद रखिएगा, मैं एक-एक करके आपको समझा देता हूं। जहां कहीं भी पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, यहां 3 चीजें होंगी। इंडिया के कंटेक्स्ट पे हम बात करेंगे। अगर मैं बात करूं हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया, कमेंट बॉक्स में बताइए हु इज द हेड ऑफ स्टेट ऑफ इन इंडिया एंड हु इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। देश का अध्यक्ष कौन है और सरकार का अध्यक्ष कौन है, कमेंट बॉक्स में बताइए। ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवाल हैं। सो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट और गवर्नमेंट। हाँ जी कपिल जी, कपिल जी रिस्पॉन्ड करें। प्रिया ने रिस्पॉन्स किया है, प्रेसिडेंट इज दी हेड लिखा है, लेकिन ये नहीं लिखा किसका हेड, इंसान का हेड, सरकार का हेड या भाई देश का हेड। मजाक कर रहा हूं। हाँ जी बताइए जरा, यही तो सवाल है जो एग्जाम में पूछा जाएगा। प्रेसिडेंट कहां का हेड होता है, सरकार का होता है या फिर देश का होता है? यस स्टूडेंट्स काइंडली रिस्पॉन्ड। मैंने कहा पार्टिसिपेशन जरूरी है। गवर्नमेंट का हेड क्या है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडिया, ट्रेविस हेड प्रेसिडेंट हेड ऑफ इंडिया। चलिए मैं इसको समझा देता हूं कॉन्सेप्ट को। प्रेसिडेंट जो है वो है हेड ऑफ स्टेट, ये जिसको देश का अध्यक्ष हम कह देते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा वो अलग होगा और जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो अलग होगा। भारत में प्राइम मिनिस्टर है हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट। जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो नॉमिनल होगा, ज्यादा शक्तियां उसके पास नहीं होंगी। जो वास्तविक शक्तियां होंगी वो हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास होंगी, मतलब प्रधानमंत्री के पास होंगी। अब आप कहेंगे सर ये तो इंडिया के कंटेक्स्ट में तो हमें सही प्रतीत होता है, क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म इस कंटेक्स्ट में कोई और एग्जांपल है? यस, हम इंग्लैंड का एग्जांपल ले सकते हैं। मुझे बताइए इंग्लैंड में हेड ऑफ स्टेट कौन है, हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड? हु इज हेड ऑफ स्टेट इन इंग्लैंड? क्वीन तो मर गई, अब क्वीन तो नहीं उदय जी। अब वहां के जो किंग हैं वो हेड ऑफ क्या होंगे, स्टेट होंगे, लेकिन वो भी क्या है, नॉमिनल है। क्या उनके पास वास्तविक शक्तियां हैं राज्य के निर्णय लेने के लिए? तो आप देखते हैं नहीं, नॉमिनल है। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इवन द इंग्लैंड इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ फॉलो द पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस। तो पहला स्टेटमेंट आई होप आपको समझ आ गया। सेकंड मैंने कहा क्लोज रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, इसको अच्छे से समझना है। पहले बताइए लेजिस्लेचर है क्या? लेजिस्लेचर वो संस्था होती है जो कानून का निर्माण करती है। भारत में ये संस्था है हमारी पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव वो संस्था होती है जो उन कानूनों को लागू करवाती है, इंप्लीमेंट करवाती है। भारत में ये है भारत का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। गॉट इट? तो यहां पर फीचर क्या है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्लोज रिलेशन होता है। अब देखिए भारत में जो एमपी होते हैं इनमें से ही 15%, टोटल एमपीस का जो 15% है वो फर्दर बनते हैं मिनिस्टर्स। वो फर्दर क्या बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं। दोनों हाउस के मिला के तकरीबन 800 एमपी हो गए। 800 का जो 15% होगा वो बन जाएगा फर्दर, यानी कि आप कह सकते हो 110 120 के आसपास मिनिस्टर्स होते हैं। अब ये जो 120 मिनिस्टर बने हैं इनका एमपी होना जरूरी है कि नहीं? क्या कोई भारत में ऐसा मिनिस्टर बन सकता है जो एमपी ना हो? तो आंसर इज नो। बन सकता है लेकिन विद इन 6 मंथ उसे लोकसभा या राज्यसभा की सीट लेनी पड़ेगी। इसका क्या मतलब हुआ, एक जो मिनिस्टर है वो पहले एमपी है। एमपी होते हुए उसका काम क्या है, कानून बनाना, और बाद में उसी कानून को लागू करने का काम भी कौन कर रहा है, वही मिनिस्टर कर रहा है। ठीक है ना? अब ऐसा तो नहीं होगा कि सदन में बैठ के मैंने एक कानून बनाया और जब मेरी बारी आई उसको इंप्लीमेंट करने की तो मैं अपनी राय बदल दूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इट शोज क्लोज एफिनिटी बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, और ये प्रैक्टिस हमने इसीलिए फॉलो करी बिकॉज इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संसदीय शासन प्रणाली भारत ने अडॉप्ट करी। जहां कहीं भी संसदीय शासन प्रणाली होगी वहां पर ये विधि आपको देखने को मिलेगी। वहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप यूएसए से कंपैरिजन कर सकते हो, जहां पर क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वहां में हमें भिन्नता देखने को मिलती है। ठीक है, वहां पर क्या है, चेक्स लग जाते हैं कि कानून बनाने का काम कोई और कर रहा है, उसको इंप्लीमेंट करने का काम कोई और कर रहा है। गॉट इट? चलिए, ये पॉइंट भी क्लियर हुआ आपको? पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए स्टूडेंट्स, आर दीज 2 पॉइंट्स क्लियर टू यू? एनी डाउट रिगार्डिंग दीज पॉइंट्स? इन दोनों ही पॉइंट से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में है, पूछिए। अंतिम पॉइंट पे जाएंगे, मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टुवर्ड्स एमपीस। आपने लोकसभा राज्यसभा की मीटिंग्स देखी होंगी, अक्सर टीवी पे देखते हैं। अभी आपकी लोकसभा के चुनाव भी हुए हैं 7 फेजेस में, और नए हमारे एमपीस को हम देखते हैं लोकसभा में। आपने कभी एक चीज नोटिस करी कि एक व्यक्ति सवाल पूछ रहा होता है और एक जवाब दे रहा होता है। जवाब देने वाला हमेशा मिनिस्टर होगा और सवाल पूछने वाला हमेशा एमपी होगा। ये बात नोटिस कीजिएगा आप। और ये विधि इसीलिए है क्योंकि ये फीचर है संसदीय शासन प्रणाली की, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की। ऑलराइट, दैट्स व्हाई वी फॉलो दिस प्रैक्टिस इन इंडिया। सो आई होप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हुआ। नहीं क्लियर हुआ है, एक बार मुझे यस नो में मेंशन कर दो कि क्लियर हुआ है ये पॉइंट या नहीं। एक एक करके पढ़ेंगे स्टूडेंट हम सभी को, कोई हमें जल्दी नहीं है। 4 फीचर्स हमने मेजरली पढ़ लिए हैं। क्लियर है? चलिए, अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो स्टूडेंट, इस फीचर के साथ आज के सेशन को हम क्लोज करते हैं। कल हम जो है फर्दर रेस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अगला टॉपिक जो है प्रेम्बल का, उसे हम पढ़ना शुरू करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम आराम से चीजों को पढ़ना है, चीजों को समझना है। इतने अच्छे से पढ़ लीजिए कि अगली बार कभी पॉलिटी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। जी, क्लासेस आपकी कल नहीं होंगी, कल नहीं होगी, वैसे डेली ही रहेगी स्टूडेंट आपकी। ठीक है, मंडे ऑनवर्ड्स डेली रहेगी, और नोट्स भी जो है इन क्लासेस के आपको मंडे ऑनवर्ड से मिलना शुरू होंगे, क्योंकि अभी डेमो क्लासेस थी आपकी। तो उसके पश्चात मंडे ऑनवर्ड्स जो है आपको नोट्स भी मिलना शुरू होंगे, और रेगुलर क्लासेस जो है आप देख पाएंगे। कल आपकी क्लास पॉलिटी की नहीं हो पाएगी। ठीक है जी, पढ़ने का समय भी आपको मिल गया। सर, आज सेकेंड क्लास भी है? आज सेकंड क्लास नहीं है, मंडे ऑनवर्ड्स ही क्लासेस आपके रहेंगे। अभी डेमो क्लासेस हैं स्टूडेंट्स, तो डेमो क्लासेस, रेगुलर क्लासेस कब से स्टार्ट है? देखिए, क्लासेस रेगुलर ही हो रही हैं, कल भी हुई थी, आज भी हुई थी। सिर्फ कल का दिन आपकी क्लास जो है पॉलिटी की नहीं होगी। मंडे ऑनवर्ड से फिर आपकी स्टार्ट सारी रेगुलर क्लासेस हैं। फी स्टूडेंट जो है, आपको डिटेल जो कोर्स की है वो मैं बता देता हूं। फी जो है स्टूडेंट 4000 फी है। डिस्काउंट वैसे 5000 है, बट डिस्काउंट भी है। ठीक है ना? तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आपको और दे देता हूं, जो डाउट्स हैं आपके। पहला स्टूडेंट ये है कि कल भी आपकी क्लास है। ठीक है, मुझे अभी अभी इंफॉर्मेशन मिली है, कल लास्ट डेमो क्लास होगी, उसके बाद डेमो क्लास नहीं रहेगी। कल 5 बजे पॉलिटी की क्लास नहीं है, लेकिन आपकी फर्दर सब्जेक्ट की, क्योंकि पॉलिटी के अलावा भी किसी और सब्जेक्ट का डेमो आपको लेना होगा, तो कल आपको जरूर मिलेगा उसका, लेकिन वो लास्ट डेमो क्लास होगी। मंडे ऑनवर्ड से फुल फ्लेज हमारा कोर्स शुरू हो जाएगा। ट्यूसडे से आपके हिमाचल जीएस की भी क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही मिलेंगे, बट हिमाचल जर्नल स्टडीज का जो सेक्शन है वो भी हम पैरेलली स्टार्ट कर देंगे। और बाकी स्टूडेंट जो हैं, डिटेल्स आपको पता चल जाएंगी। आप फॉलो करें यूट्यूब चैनल पे सक्सेस ट्री हिमाचल, उस पे हमारे वीडियोस देखिए आप। इन डिटेल जो है आपको उसमें गिवन है। 4000 स्टूडेंट विद डिस्काउंट हम आपको फीस बता रहे हैं, जिसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स, 10 मॉक टेस्ट हैं, नोट्स सभी सब्जेक्ट्स को हिंदी इंग्लिश में हम प्रोवाइड करेंगे। ऑलराइट, और पर्सनल मेंटोरशिप रहेगी, डाउट सेशंस, अगर आपको कोई डाउट रहते हैं तो सेपरेटली डाउट सेशंस भी रहेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, आराम से आपने पढ़ना है। और किसी का कोई सवाल है तो पूछ लीजिए।
बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस हैं स्टूडेंट, 4000 में हम आपको सारा ही कोर्स दे रहे हैं और जज आप करिए, वो आपका अधिकार है, ठीक है। लेकिन ये हमारे सेक्शंस हैं, आपकी 2 से 3 क्लासेस, 3 क्लासेस बेसिकली मंडे ऑनवर्ड्स रहेंगी, मंडे को 2 ही रहेंगी, ट्यूसडे से 3 क्लासेस हिमाचल जीएस की भी क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। हिमाचल देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, चिंता मत करिए, हिमाचल जीके भी तो अच्छे से पढ़ेंगे। और उसकी भी अगर आपको डेमो चाहिए तो उसका डेमो आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, बहुत से हमारे एमसीक्यूज के सेशन चल ही रहे हैं, उससे आपको एक अच्छा अंदाजा मिल जाएगा कि कैसे क्लासेस हैं, क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस टुडे, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, तो टेक केयर। 50 डेज का कोर्स है अभिषेक जी, 50 डेज का हमारा ये कोर्स है। वैलिडिटी ऑफ द कोर्स विल बी फॉर, वैलिडिटी टिल एग्जामिनेशन आपकी वैलिडिटी है, क्रैश कोर्स ही है, तो टिल एग्जामिनेशन है। इसके अलावा हम एक फर्दर कोर्स बाद में लागू करेंगे, लॉन्च करेंगे, जो अगले साल या जब भी नेक्स्ट अलाइड का एग्जाम होगा उसके लिए टारगेट होगा। फिलहाल ये जो है 50 डेज का हमारा क्रैश कोर्स है स्टूडेंट्स, तो पढ़ना है आपने। चलिए चलिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच, टेक केयर।